Hello students, myself Vishu Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हम कर रहे हैं आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के लिए जो पेपर लिया उसका पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन पेपर 1 में थे और 150 क्वेश्चन पेपर 2 में थे। उसमें से भी अपन ने 100 क्वेश्चन पेपर 2 के भी कर लिए हैं और अब अपने लास्ट 50 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसमें से 20 क्वेश्चन अपन आज कवर करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। सर पहला क्वेश्चन आया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। इस क्वेश्चन में आपको कस्टम ड्यूटी बतानी थी। असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड 10 लाख रुपया, बेसिक कस्टम ड्यूटी पेबल एट 20%, द इंपोर्टेड गुड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ऑन सच गुड एक्साइज ड्यूटी इज लेवाइबल एट द रेट 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट 10%। ठीक है सर, अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया। अपन से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने को पता है असेसेबल वैल्यू अपन लोग निकालते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए उस माल की असेसेबल वैल्यू है जिस पे ड्यूटी लगानी है। तो सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी बात करें तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट दे रखा है 20%। तो 10 लाख रुपए पे आप 20% कैलकुलेट करेंगे जो कि 2 लाख रुपए आएगा। उसके बाद हम एक लगाते हैं सीवीडी। ये हम इसलिए लगाते हैं कि यही माल अगर इंडिया में बनता तो कितना एक्साइज ड्यूटी लगता। ओके, हालांकि जीएसटी के बाद इसका स्कोप काफ़ी कम हो गया है, पर इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर ये माल इंडिया में बनता तो उसकी एक्साइज ड्यूटी की रेट 12% होती। तो अपने को 12% सीवीडी चार्ज करना है। यहाँ याद रखिएगा 12% आपको इन दोनों पे निकालना है, 10 लाख और 2 लाख 12 लाख में। 12 लाख का 12% आप निकालेंगे तो आपका 1,44,000 आएगा। इस तरह से आपका स्कोर हो जाएगा 3,44,000 रुपये। इसके बाद आपको सोशल वेलफेयर चार्ज सरचार्ज लगाना था। देखिए गवर्नमेंट पब्लिक से वादा करती है एजुकेशन का, हेल्थ का, सोशल सिक्योरिटी का, तो वो आपको 10% ऐड करना है। अब याद ये रखिएगा कि ये जो 10% निकलेगा वो 10% इस 3,44,000 रुपये पे निकलेगा, विच कम्स टू 34,400, और अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा ऐड करने पे वो आएगा 3,78,400 रुपये। मैं दोहरा देता हूँ, पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है जो कि असेसेबल वैल्यू में निकलता है, फिर सीवीडी लगता है कि अगर यही माल इंडिया में बनता तो एक्साइज ड्यूटी कितनी होती, उस नाम पे सीवीडी लगता है धारा 3(1) के तहत, और वो इस क्वेश्चन में था दे रखा था कितना 12%। ठीक है, वो अपन ने लगाया। वो आपको एवी और बीसीडी दोनों पे लगाना है। और इसके बाद आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है, जो कि अभी तक आपका जितना ड्यूटी बना, जितना बेसिक कस्टम ड्यूटी और जितना सीवीडी आया उस पर आपको काउंट करना था। तो अल्टीमेटली आपका आंसर 3,78,400 रुपये आएगा। चलिए सर देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर ए ही है, यही क्वेश्चन बाद में हिंदी में भी दे रखा है, और 378,400। ओके सर। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फ्री इम्पोर्ट्स। कौन सा गुड्स ऐसा है जिसका आप फ्रीली इंपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड गुड्स, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज, ऑल ऑफ द अबव। सर इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फ्री इंपोर्ट में तो क्या है, उस गुड्स को कोई भी मंगा सकता है, ओपन जनरल लाइसेंस होता है, कोई भी मंगा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो प्रोहिबिटेड गुड्स हैं उनके नाम में ही पता लग रहा है, निषेध माल, वो माल आप मंगा ही नहीं सकते। जैसे हाथी के दांत, कोई जंगली जानवर, उस जानवर के स्किन, उस जानवर से बना हुआ ऑयल, उसकी चर्बी, इस तरह की चीज़ें देखो आप नहीं मंगा सकते। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स वो हैं जिन पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फ्रीली नहीं मंगा सकते, लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे फूड प्रोडक्ट हुए, मटन या पोल्ट्री प्रोडक्ट हुए, अल्कोहल हुआ, कार हुई, इन चीज़ों के लिए आपको पहले लाइसेंस लेना होगा तो ही आप मंगा सकते हुए। चाय वगैरह हुआ, टी वेस्ट हुआ, उसके लिए। इसके अलावा कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसको स्टेट ट्रेडिंग एजेंसी ही मंगा सकती है। जैसे जो फूड प्रोडक्ट है उनको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही मंगा सकती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुए उनको आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही मंगा सकता है। इसी तरह से आपका कहीं यूरिया हुआ तो उसको राज्य वित्त निगम और जो पोटाश लिमिटेड है वही लोग मंगा सकते हैं, बाकी नहीं मंगा सकते। तो मतलब इन तीनों के अलावा बाकी आपको जो मंगाना है आप मंगाओ। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा सर। और एक ये जरूर बच्चे के दिमाग में आ सकता है, जब वो क्वेश्चन ये कर रहा है तो उसे लगेगा कि सर ये पेपर तो हो चुका, अब यही क्वेश्चन दोबारा थोड़ा ना आएंगे।
लेकिन फिर भी आपको पास्ट में आया हुआ पेपर देख के जाना चाहिए। पास्ट इतिहास हमेशा सबक लेने के लिए होता है। हो सकता है जब आप तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट के लिए, तो उस समय अच्छा अगर किसी और स्टेट में आ रहा है, क्योंकि ये पेपर तो आरपीएससी का है और किसी और स्टेट में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आ ही सकते हैं। लेकिन बात वो भी नहीं है, बात ये है कि इससे आपको आइडिया लगता है कि एग्जामिनर किस डेप्थ तक जा सकता है, कितने % क्वेश्चन वो प्रैक्टिकल पूछता है, कितने % क्वेश्चन थ्योरी में पूछता है, क्या वो पूरी ब्रॉड कवरेज करता है नहीं करता है, तो एक आपको आइडिया मिलता है। तो 4 या 5 साल में जब एक बार पेपर होता है, जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम 1 in a 5 year होता है, तो उस समय केवल आप एक छोटी सी लापरवाही की वजह से चूक जाओ कि यार मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। तो इसलिए क्या होता है, पास पेपर्स तो डेफिनेट देख के जाने चाहिए, और इस बहाने ही आपके कुछ क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट तो तैयार हो ही रहे हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। विच कमोडिटीज कैन बी इंपोर्टेड ओनली थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज। ये क्वेश्चन लगभग पहले वाले क्वेश्चन में आ गया, फिर भी क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसी कौन से गुड्स हैं जिनको स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज ही परचेज कर सकती हैं, इंपोर्ट कर सकती हैं। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनको, और यूरिया, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। ये तीनों प्रोडक्ट ऐसे हैं सर जिन्हें स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज ही इंपोर्ट कर सकती है। मैं बता दूं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे आपका गेहूं, चावल, मक्का वगैरह ये चीज़ें हुई, इनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही इंपोर्ट कर सकती है, जो कि एक स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोल, डीजल, इनको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही अक्वायर कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है। यूरिया को राज्य वित्त निगम और इंडियन पोटाश लिमिटेड यही इंपोर्ट कर सकते हैं। आप और मैं, हम परचेज या इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हमें चाहिए तो हम इन स्टेट ट्रेडिंग एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये सब इंपोर्ट इनको वही लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन अपन देखें। इसके बाद क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्लूड अंडर जीएसटी एक्ट 2017 actionable claims, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply, money and securities, none of the above. Well sir, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मनी एंड सिक्योरिटीज। मैं बताता हूँ, एक्शनेबल क्लेम्स जो है सर, है ना, एक्शनेबल क्लेम्स, वाद योग्य दावे, इनको जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम 1930, उसमें तो गुड्स के डेफिनेशन से बाहर रखा है, लेकिन जीएसटी एक्ट में स्पेशली इसको गुड्स के डेफिनेशन में शामिल रखा गया है, तो ए शामिल है। इसी तरह जमीन से जो जुड़ी हुई चीजें हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट के तहत जमीन से अलग किया जाएगा, पत्थर, घास वगैरह जिनको जमीन से अलग किया जाएगा, उसको भी गुड्स के डेफिनेशन में रखा है। लेकिन जो मनी है, मनी मतलब करेंसी जो चल रहा है, जो लीगल टेंडर होता है, वैध मुद्रा, वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं है। हालांकि जो पुराने कॉइन्स होते हैं, पुराने आउटडेटेड नोट्स होते हैं, वो गुड्स के डेफिनेशन में है। और जो सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब भी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर ये है कि मनी और सिक्योरिटीज ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं है। तो सी विल बी द आंसर, इसका आंसर सी रहने वाला है। चल, what is the formula of computed value, rule 5 for determination of the value of export under the custom valuation rules 2007? Cost of manufacture plus brand charges, cost of manufacture plus brand charges amount towards the profit, none of the above. देखिए सर, तो कहाँ तक भी क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही मैं कहूँगा अगेन डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक होता है इम्पोर्टेड गुड्स, मतलब हमें एक इम्पोर्टेड गुड्स की असेसेबल वैल्यू निकालनी होती है ताकि हम ड्यूटी लगा सकें। इसी तरह एक्सपोर्टेड गुड्स पे वैसे ड्यूटी बहुत कम लगती है, पर फिर भी एक्सपोर्टेड गुड्स की भी एक वैल्यू निकालनी होती है ताकि हम उसके ऊपर ड्यूटी लगा सकें। तो ये जो रूल 5 है, आप उसका फॉर्मूला देखेंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं देख के बता रहा हूँ आपको। इसका सी आंसर आएगा सर कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी वो, जो आपने ब्रांड के प्रति खर्चे किए, ब्रांड चार्जेस लगाए वो, और आपकी लाभ की राशि, इन तीनों को जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी निर्माणी लागत आई 1000 रुपये, ब्रांड चार्जेस है 200 रुपये और आपका मुनाफा है 100 रुपये। तो ये माना जाएगा कि आप 1300 का एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो 1300 रुपये पे ड्यूटी काउंट होगी। कॉस्ट निकालते समय कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट का या भारत सरकार ने जो मूल्यांकक वैल्यूअर अपॉइंट किया हो,
वो जो कॉस्ट बताएगा वो माना जाएगा। इन तीनों चीज़ों को जोड़ के आपका एक्सपोर्ट वैल्यू डिटरमिन होगा। सी इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the general effective rate of additional duty of custom payable under section 3(1) of the Custom Tariff Act 1975? अब सर मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आरपीएससी के आंसर की आ चुकी है और उसका आंसर इन्होंने 10% माना है, पर मेरे हिसाब से ये आंसर 12.5% है। ये मैं आपको बुक में से देख के बता रहा हूँ कि 12.5% आंसर है। अब ये धारा 3(1) क्या होता है? देखिए, अगर कोई माल इंडिया में बनता, जो माल अपन ने इंपोर्ट किया, अगर वो माल इंडिया में बनता तो क्या एक्साइज रेट होती? ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे सर, जब आप नोट्स पढ़ेंगे वगैरह तो आप पाएंगे जो फरवरी 15 है, जस्ट अ मिनट, फरवरी 15 तक पहले लेते हैं, फेब 15 तक आपकी रेट थी 12.36%। इसमें 12% तो थी एक्साइज की रेट और 3% था आपका एजुकेशन सेस वगैरह, तो 12.36 थी। और मार्च 15 से इसकी रेट 12.5% कर दी। अब पता नहीं कैसे आरपीएससी ने इसका आंसर 10% दिया है। ठीक है, अभी फाइनल आंसर की आनी बाकी है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 12.5% होना चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन पूछा गया है और जो बुक्स में लिखा है वो तो यही है, 12.5%। चलिए सर और देख लेंगे, और मैं आगे आपको डिस्क्लेमर, अगर कुछ चेंज रहेगा, जैसा भी रहेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा आगे इन फ्यूचर। सातवां, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इन व्यवहारों में से किसे ना तो माल की आपूर्ति और ना ही सेवा की आपूर्ति मानी जाएगी। तो फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, हिंदी में लिखा होना चाहिए था माल के स्वामित्व, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ स्थायित्व लिखा हुआ है, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। तो खैर, अगर आप गुड्स किसी को बेचेंगे, अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, तो उसे तो सप्लाई की डेफिनेशन में रखेंगे। लीज, टेनेंसी एंड लाइसेंस टू ऑक्यूपाई अ लैंड, इसे भी आप सप्लाई की डेफिनेशन में रखेंगे शामिल। ठीक है, और सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम और मोर्चरी सर्विसेज, दाह संस्कार, कब्रिस्तान, शवदाह गृह या शव गृह सर्विसेज। सर ये जो है ना, इसे नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, या कहें इसे ना तो माल की सप्लाई माना जाएगा ना सेवा की सप्लाई माना जाएगा। तो किसी व्यक्ति के जो अंतिम संस्कार होता है, जिस भी धर्म को बिलोंग करता है, और जो मोर्चरी की सर्विसेज होती हैं, उसमें जो डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है, उसे इस सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। मतलब वहाँ पे सर्विस देने वाला आपसे चार्जेस तो लेगा जो उसे लेने हैं, लेकिन वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएगा, कभी भी नहीं। ठीक है, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, खास करके कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे देते हो, तो वो तो सर्विस मानी जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि इसमें से क्या माल या सेवा के दायरे से बाहर है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो वाला माल या सेवा के दायरे से बाहर है, तो सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ टू अ डेवलपर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ टू एनी यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर सर ऑल ऑफ द अबव आएगा। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? समझिए, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या जो सेज एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया होता है, वहाँ पे कोई यूनिट है, उसको आप सप्लाई दे रहे हैं, या जो सेज डेवलपर होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर होता है, उसे आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स वगैरह, तो इसे जीरो रेटेड सप्लाई में रखते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है आप इनवॉइस इशू करेंगे लेकिन जीएसटी सामने वाले से वसूल नहीं करेंगे, और हमने जो जीएसटी चुकाया है उसकी हमें क्रेडिट मिलेगी। यहीं पे आके जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई अलग हो जाता है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई देने वाले को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन जो जीरो रेटेड सप्लाई देता है उसे इनपुट क्रेडिट मिलता है। तो ये जो तीनों केसेस बताए गए हैं, ये तीनों केसेस आपके जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टू डेवलपर, सेज डेवलपर, एंड एक्सपोर्ट टू गुड सप्लाइड टू सेज यूनिट्स। ठीक है सर, ऑल ऑफ द अबव का आंसर रहेगा। 9th, इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटर स्टेट देन ओनली integrated goods and service tax IGST shall be imposed, state goods and service tax SGST shall be imposed, union territory goods and service tax UTGST will be imposed,
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, CGST विल बी इम्प्रूव्ड। देखिए सर, अगर क्वेश्चन ने कहा कि हम सप्लाई देते हैं और वो इंटर स्टेट नेचर की है, इंटर स्टेट नेचर का क्या मतलब हुआ, अगर एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट जाता है या एक स्टेट से माल किसी यूनियन टेरिटरी में जाता है या एक यूनियन टेरिटरी से माल दूसरे स्टेट में जाता है, तो ठीक है, तब वो इंटर स्टेट सप्लाई होती है और जब तब जो लगाया जाता है वो IGST होता है। अगर लोकल सप्लाई होती है, सेम स्टेट में सप्लाई होती है, तब वहाँ पे आपका लगता है CGST और SGST, है ना, क्योंकि अपने यहाँ डुअल GST मॉडल है, ठीक है। लेकिन IGST कब लगता है, जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरी यूनियन टेरिटरी में जाया करता है, तब आपका IGST लगा करता है। इसका आंसर 1 रहने वाला है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था खैर ये तो। डेफिनेशन ऑफ सर्विस डज नॉट इंक्लूड अंडर GST एक्ट 2017 फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। देखिए, अगर आप सिक्योरिटीज़ के व्यवहार को निपटाने में मदद करते हो, अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हो, तो आप अपने कस्टमर से ब्रोकरेज लोगे और GST लोगे। कन्वर्जन ऑफ अ नोट ऑफ 2000 रुपी इनटू द नोट्स ऑफ 500 डिनोमिनेशन फॉर विच नो कंसिडरेशन इज पेड, ये जो सेकंड है, इसे सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर किसी ने आपसे 2000 का चेंज मांगा, आपने 500 के 4 नोट दे दिए, आपने इसके बदले में कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं की, तो इसे सर्विस के डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। अगर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी फॉर विच कमीशन इज पेबल, अगर आप कहीं फॉरेक्स का काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, जहां फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, बदले में कमीशन लेते हैं, तो अपनी उस सेवा के बदले आप GST लेंगे, उसे सर्विस के दायरे में माना गया है। और इसी तरह से अगर आप कस्टमर को बैंक ड्राफ्ट बनाकर देते हैं, DD की फैसिलिटी देते हैं, उसके लिए आप कमीशन लेते हैं, तो उसे भी सर्विस के डेफिनेशन में माना जाएगा। हम ये सर्विस वर्ड को इतना क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि GST लगाने के लिए पहले ये साबित होना चाहिए कि फ़लाँ सौदे में गुड्स इन्वॉल्व है या फ़लाँ सौदे में सप्लाई शामिल है, फ़लाँ सौदे में सर्विस शामिल है। अगर आप किसी को नोट्स कन्वर्ट करके देते हो तो वो सर्विस नहीं है, और सर्विस नहीं है तो फिर GST भी नहीं लगेगा। पहले, तीसरे और चौथे मामले में आप देखेंगे कि वो सर्विस है, और वो सर्विस है तो उसके ऊपर GST भी लगेगा। ठीक है सर, चलिए सेकंड इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर 2 था। और अब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज, GST के पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है? इट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स, सही है। बर्डन ऑफ दिस टैक्स इज बॉर्न बाय कंज्यूमर, सही है। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सर, इसका आंसर आएगा सर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है सर, मैंने अगर गुड्स 100 रुपये में ख़रीदा, जस्ट अ मिनट, अगर मैंने गुड्स को 100 रुपये में ख़रीदा और मैंने उसके ऊपर 12% GST चुकाया, 112। अब मैं अगर उस वस्तु को 150 रुपये में बेचता हूँ, तो मैं 150 रुपये पे GST काउंट करूँगा, मान लीजिए 18 रुपये। तो अब आप देखिए क्या हुआ, 100 की चीज़ को मैंने 150 में बेचा, तो मैंने 50 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। अगर आप 50 का 12% निकालेंगे तो 6 रुपये आएगा। देखिए यहाँ पे GST कितना था, 12, और यहाँ पे GST कितना है, 18। तो GST में वृद्धि कितनी हुई, 6 रुपये की। तो ये 6 रुपये का जो GST है वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है, ये तो बात तय है कि GST की जो एंड मार पड़ती है वो तो कंज्यूमर पे ही पड़ती है, दुकानदार तो केवल उससे वसूल कर लेता है, तो ये बात भी सही है। और कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता। मैंने जब 12% काउंट किया तो वो मैंने 112 पे काउंट नहीं किया। ठीक है, इसमें टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो पाता, टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो पाता। वैल्यू एडेड टैक्स से भी पहले जो सेल टैक्स का बेसिक सिस्टम चलता था उसमें कास्केडिंग इफेक्ट होता था। ठीक है, लेकिन अब टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो पाता। तो GST में ये बहुत सबसे अच्छा फीचर ये माना जाता है कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, A coaching institute provides 6 monthly coaching service for competitive examination. The recipient of coaching service required to pay monthly 20,000 rupee within the 20 days from the date of commencement of each calendar month. Coaching institute generally issue invoice at the beginning of every month. For the month of January, the coaching institute issued invoice on 13th of January and coaching receiver paid the amount on 17th of January.
डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंटिन्यू सप्लाई का क्वेश्चन ये है। आप इसमें कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हो सर्विस। हम कौन हैं? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक कोचिंग सेंटर हैं। हमारे पास कोई एक बंदा आता है जो कंपटीशन एग्ज़ाम प्रिपेयर करता है, हम उससे 20,000 रुपया पर मंथ चार्ज करते हैं। अब इसमें आपको 3 डेट्स देखनी है। सबसे पहले तो ये कि आपकी इनवॉइस की डेट क्या थी, एक आप ये देखोगे कि अग्रीड डेट क्या थी, और एक ये है कि वास्तव में आपकी पेमेंट की तारीख क्या है। जैसे आपने स्टूडेंट को पढ़ाया और आपने इस क्वेश्चन में 13 जनवरी को इनवॉइस इशू किया, 13 जनवरी को आपने इनवॉइस रेज किया, ठीक है। और वैसे उसे पैसे जो देने हैं वो 20 जनवरी तक देने हैं, क्योंकि हमने कहा था हर कैलेंडर महीने की 20 तारीख तक आपको पैसे देने हैं, तो 20 जनवरी तक पैसे देने की बात थी। और अगर बात करें तो उसने जो बंदे ने पेमेंट किया है वो आपने किया है, उसने किया है 17 जनवरी को। तो आपको इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर है वो पकड़ना है। तो 13 जनवरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इन तीनों में से जो भी तारीख पहले आएगी वो आपकी बनेगी सप्लाई की तारीख, ठीक है। पूरी बात समझते हैं। कोचिंग सेंटर है सर्विस प्रोवाइडर, वो जो बंदा कोचिंग ले रहा है वो है सर्विस रेसिपिएंट। सर्विस क्या है? जो कोचिंग फैसिलिटी है वो है सर्विस। और किस दिन हम माने कि सप्लाई दी गई, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13 जनवरी को माना जाएगा कि सप्लाई हैज़ बीन गिवन। इसका आंसर सेकंड रहने वाला है, ठीक है सर। होप मैं आपको समझा पाया। इसमें 3 डेट देखते हैं। आपने बिल कब काटा, ठीक है, पेमेंट देने की तय तारीख क्या थी, और पेमेंट वास्तव में कब हुआ। इन तीनों में से अर्लियर डेट को पकड़ा जाएगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिया गया। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 91 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन। जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9(1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। सेल ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सही है, उस पर लागू नहीं होंगे। सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उस पर भी हाल फिलहाल लागू नहीं होंगे। सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। सर इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मोटे तौर पे आप समझिए कि धारा 9(1) कहती है कि भाई जीएसटी लगेगा, लेकिन जो लिकर होता है, जो शराब होता है, उस पे उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जो भी राज्य हैं उनको जितना एक्साइज ड्यूटी लगाना है वो उसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी के दायरे से बाहर है। लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको जीएसटी से क्लियर बाहर नहीं रखा गया है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम डेट बाद में बताएंगे कि कब से पेट्रोल, डीजल या जो एविएशन फ्यूल होता है उस पर कब से जीएसटी लगेगा, वो हम बाद में बताएंगे। अभी के लिए धारा 9(1) के दायरे से बाहर है, ठीक है। इसी तरह से जो शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं वो तो गुड्स के डेफिनेशन से ही बाहर है। जो गुड्स ही नहीं है तो उस पर जीएसटी लग ही नहीं सकता। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर कि इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम सप्लाइड सर्टेन गुड्स टू गणेश ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ही रिमूव्ड द गुड्स ऑन 1st of September 2020 which reaches to the Ganesh on 5th of September along with the invoice dated 2nd of September. Ganesh sent his acceptance of goods on 18th of October. Ram received the amount of goods on 29th of October. Determine the time of supply. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें माल को भेजा गया है सेल और रिटर्न बेसिस पे। अपन बात शुरू से शुरू करते हैं। माल को सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा गया है। अब सबसे पहले माल रवाना किया गया है 1 सितंबर को। जो बिल काटा गया है वो काटा गया है 2 सितंबर को। माल जो उसके पास पहुंचा है वो पहुंचा है 5 सितंबर को, और उसने माल को लेके अपनी जो एक्सेप्टेंस दी है वो है 18 अक्टूबर को, और जो हमें फाइनली पेमेंट मिला है वो है 29 अक्टूबर। अब इसमें किस दिन माना जाएगा कि गुड्स को सप्लाई किया गया है, ये है क्वेश्चन समझने का। अब अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख के गए हैं तो ही अटेम्प्ट हो पाएगा। इसमें एक तो आपको देखनी है इनवॉइस की डेट, ठीक है, एक आपको देखनी है उसने गुड्स को एक्सेप्ट कब किया वो वाली डेट, और एक आपने जब माल को हटाया था वहां से आपको 6 महीने देखने हैं। आई रिपीट, आपको 3 डेट्स में से सेलेक्ट करनी है। एक तो देखनी है इनवॉइस की डेट विच इज 2nd of September इन दिस क्वेश्चन। एक देखनी है आपको माल को एक्सेप्ट करने की डेट विच इज 18th of October, और एक होता है माल को हटाने की तिथि से 6 महीने के अंदर।
तो माल को हटाने की तिथि है 1 सितंबर, तो इसके 6 महीने पूरे हो जाएंगे, करीबन करीबन 1 मार्च अगले साल की 1 मार्च को। इनमें से आपको सबसे छोटी डेट पकड़नी है 2 सितंबर, 18 अक्टूबर और कहीं मार्च 21 में से आप सबसे छोटी डेट पकड़ेंगे 2 सितंबर, तो इसका आंसर 2 सितंबर रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भले आप एक बार हिंदी में देख लीजिए, आपको और समझ में आएगा कि सबसे पहले माल सप्लाई किया गया, 1 सितंबर को माल हटाया, 5 सितंबर को माल वहाँ पहुँचा, 2 सितंबर का इनवॉइस आपने काटा था, 18 अक्टूबर को उसने यस कहा, 29 अक्टूबर को आपने पेमेंट किया। मैं दोहरा रहा हूँ, आपको इनवॉइस की तारीख देखनी है, माल को मंजूर करने की तारीख देखनी है और हटाने की तिथि से 6 महीने देखने हैं और इनमें से सबसे छोटी डेट पकड़नी है जो कि इस क्वेश्चन में 2 सितंबर थी। 115 कंप्यूट द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद बजाज ऑटो लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अवेल्ड बाय द इट इन द मंथ ऑफ मार्च। सेल प्रमोशन सर्विसेज, मार्केट रिसर्च सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। अपन क्वेश्चन समझे क्या है। हम हैं बजाज ऑटो लिमिटेड इस क्वेश्चन में और हम जो बेचते हैं वो है मोटरसाइकिल। ठीक है, अब हमने कई लोगों से सर्विसेज ली और जीएसटी चुकाया। जैसे हमने किसी से सेल प्रमोशन सर्विसेज ली, उसका जीएसटी चुकाया, उसकी हमें क्रेडिट मिलेगी। अगर हमने मार्केट का सर्वे करवाया, उसकी हमने सर्विसेज ली, उस पर जो जीएसटी चुकाया उसकी क्रेडिट मिलेगी। हमने अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, उस पर भी जीएसटी चुकाया, लेकिन उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको 40 और 30 70,000 की क्रेडिट मिलेगी। तो आपको याद क्या करना है कि बेसिकली जो सर्विसेज आप अपने बिजनेस के लिए लेते हैं और बिजनेस के प्रमोशन के लिए लेते हैं, उस पे अगर आप जो जीएसटी चुकाएंगे उसकी आपको क्रेडिट मिलेगी। मोटे तौर पे आप याद कर लीजिए कि अगर आप सेल को बढ़ाने के लिए सर्विसेज लेते हैं, अगर आप मार्केट की रिसर्च के लिए यानी बिजनेस के प्रमोशन के लिए सर्विसेज लेते हैं, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज लेते हैं या अपने अकाउंट्स और ऑडिट की सर्विसेज लेते हैं या ऐसी सर्विस जो बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है, उन पे आप जीएसटी चुकाते हैं तो उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी। कई सर्विसेज पे जीएसटी चुकाया जाएगा लेकिन उसकी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, आपको उसका ध्यान रखना है। इस ताज़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको जो हेल्थ सर्विसेज पे जो आपने जीएसटी चुकाया उसकी क्रेडिट नहीं मिली है, बाकी आपको इस 40 और 30 की क्रेडिट मिलेगी। 70,000 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन हिंदी में आया और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मार्च, 1 जुलाई 2017। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दे देता है बहुत देर बाद। 1 जुलाई 2017 इसका आंसर है। इस तारीख से जीएसटी लागू हुआ सर। ठीक है, बड़ी मशक्क़त के बाद ये जीएसटी पास हो पाया था, पर फाइनली जुलाई 17 से देश में जीएसटी आ गया था, जिसके फिर बहुत सारे नाम दिए गए। उसका ऑफिशियल नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कहने वालों ने इसको गब्बर सिंह टैक्स भी कहा और भी गुड नाइट स्लीप वेल पता नहीं क्या क्या कहा। ठीक है, चलिए सर। 17वां क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज डिटरमिन्ड। फर्स्ट, value of taxable supply is the transaction value which has been actually paid or is payable. The supplier and recipient of supply are not related person, that is if they are related person then the general provision shall not be applicable, separate provision shall apply. Price is the sole consideration for the supplier, that is if there are other factors influencing the supply then different provisions shall apply, all of the above. सर ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। अब इनको समझने की ज़रूरत है क्या कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, और इनके पास ये एक बच्चा पढ़ने आता है और ये कोचिंग सेंटर वाले इससे 20,000 रुपये चार्ज करते हैं। ये 20,000 ये बच्चा दे चुका या दे देगा, तो इस 20,000 को क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी जिस वैल्यू पे इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये तो ईजी हो गया। सीन 2, मान लीजिए कि ये जो स्टूडेंट है वो इस कोचिंग सेंटर वाले का कोई रिलेटिव है या बहुत जान पहचान वाला है, ठीक है, ब्लड रिलेशन में है। तो हो सकता है कि ये कोचिंग सेंटर वाला इससे केवल 10,000 ही चार्ज करे। तो ऐसे में क्या होगा कि जीएसटी 10,000 पे काउंट नहीं होगा,
दिख तो ये रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 है, लेकिन चूंकि ये लोग रिलेटेड पर्सन है इसीलिए आप जनरल प्रोविजन नहीं लगेंगे, स्पेशल प्रोविजन लगेंगे। और आप समझो कि जीएसटी 10,000 पे काउंट नहीं होगा, किस पे काउंट होगा, उसके रूल्स गिवन है। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि मान लो कोई एनजीओ है, वो एनजीओ कहता है इस कोचिंग सेंटर को कि आप अनाथ बच्चों को पढ़ाओ, उसका 60% हम दे देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई अनाथ बच्चा आया तो उससे 8,000 रुपया इस कोचिंग सेंटर ने लिया, लेकिन 8 तो इससे लिया और 12,000 रुपये इसे इस एनजीओ से मिल जाएगा। इसका मतलब यहां से जो 8,000 मिल रहा है वो केवल सोल फैक्टर नहीं है, 8,000 को इन्फ्लुएंस किया है एनजीओ के उस अग्रीमेंट ने। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जीएसटी 20,000 लगेगा। इस पूरे का लब्बो लुबाब ये है कि देखिए कई बार अधिकतर तो क्या होता है जीएसटी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उस पे लगता है, पर कई बार रिलेटेड पर्सन के केस में और जहां प्राइस ही सोल फैक्टर ना हो वहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू के बियॉन्ड जाके स्पेशल प्रोविजन से जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन की जाती है। ठीक है, पूरे जीएसटी में आप यही पढ़ते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, ताकि सही जीएसटी काउंट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी में है, वापस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ओके, और क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग परचेज फाइंड आउट दैट परचेज ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिसिबल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 21 ऑफ XYZ लिमिटेड। यहाँ इन्होंने 4 परचेज दी हैं। पहली परचेज है गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस। वेल, ये तो बड़ा आसान पॉइंट है कि अगर आप गुड्स खरीदोगे और सामने वाले से इनवॉइस नहीं लिया, बिल नहीं लिया, तो फिर आप जीएसटी इनपुट क्रेडिट कैसे लोगे। सेकंड है परचेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। ये बहुत अच्छा है। अगर आपने गुड्स खरीदा, सपोज आपकी कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान है, आपने फ्रिज खरीदा, ऑब्वियसली बात है फ्रिज का तो क्या करोगे, फ्रिज आपने डोमेस्टिक यूज के लिए खरीदा होगा, उस पर जीएसटी भी चुकाया होगा, लेकिन उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए दुकानदार आदमी को समझना चाहिए कि हर बिल पे शामिल जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलती। अगर वो गुड्स को रीसेल किया हो, गुड्स का बिजनेस में इस्तेमाल हुआ हो, तो ही आपको इनपुट क्रेडिट मिलती है। ठीक है, थर्ड है गुड्स परचेज अगेंस्ट valid invoice from ABC Limited, tax has been deposited by ABC Limited, XYZ Limited has payment made to ABC Limited, yes। थर्ड केस में आपने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगी। आपने गुड्स खरीदा, उसने बाकायदा आपको वैलिड इनवॉइस जिसपे जीएसटी इनवॉइस लिखा होता है वो इशू किया, आपने उसका पेमेंट भी कर दिया और उस बंदे ने भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जीएसटी जमा करा दिया, तो सब कुछ ओके है, तो आपको इस जीएसटी पेड की इनपुट क्रेडिट मिलेगी। फोर्थ है गुड्स परचेज फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर विदाउट वैलिड इनवॉइस। आपने चौथे पॉइंट में एक ऐसे बंदे से गुड्स परचेज किया जिसने कंपोजिशन स्कीम अपना रखी है। कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा आपको इनवॉइस इशू कर सकता है, पर वो आपको जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं करेगा, और जीएसटी इनवॉइस नहीं है तो बस वो एक वैलिड इनवॉइस नहीं है। और हकीकत बात तो ये है कि कंपोजिशन वाले ने आपसे जीएसटी लिया ही नहीं है, तो जब जीएसटी लिया ही नहीं है तो आप इनपुट क्रेडिट किस बात की क्लेम करोगे। इस क्वेश्चन में केवल थर्ड वाले बिल की जीएसटी आप इनपुट क्रेडिट के तौर पे क्लेम करोगे। बाकी चारों भी परचेज हैं, बाकी तीनों भी परचेजेस हैं, पर सब में रीज़न है। पहले पॉइंट में आपके पास वैलिड इनवॉइस नहीं है, दूसरे वाले में आपने गुड्स को डोमेस्टिक यूज़ किया होगा या नॉन बिजनेस पर्पस यूज़ किया होगा, और चौथे वाले केस में आपने माल कंपोजिशन डीलर से खरीदा है। इन सब में आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी। चलिए सर, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। 119 पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर जीएसटी एक्ट 2017। तो आपको लगेगा कि सर ये टीडीएस कहाँ से आ गया। क्वेश्चन में है a department or establishment of the central government or state government or local authority, government agencies, such person or category of person as may be notified by the government on the recommendation of the GST Council, all of the above। सर इसका आंसर all of the above है। इसको आप कहानी समझ लीजिए। देखिए क्या है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को अगर सर्विसेज दी है और एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की सर्विसेज दी है, तो इन लोगों को कहा गया है, जो ABC पॉइंट में लिखे गए हैं, इन लोगों को कहा गया है कि वो 1% TDS काटेंगे। मैं आपको इसका रियल एग्जाम्पल बताऊँ। हमारे कॉलेज में एक बंदा मैन पावर सप्लाई करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर है
उसने हमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम उसका जब बिल बनाते हैं, या वो इनफैक्ट जो हमें वो बिल सबमिट करता है जिसमें वो जीएसटी भी चार्ज करता है, तो हम बिलिंग अमाउंट में से 1% टीडीएस का काटा करते हैं। ये चीज़ों को ट्रैक करने के लिए है या टेल इस्टेब्लिश करने के लिए है, वो आप बाद में समझेंगे कि जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए है। तो इन सब लोगों को कहा गया है कि आपको 1% टीडीएस काटना है, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न इज। वेल, ये भी जीएसटी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चन है कि आपको अकाउंट्स कब तक कहीं मेंटेन करने पड़ेंगे या संभालने पड़ेंगे, 12 महीना, 36 महीना, 72 महीना। सर इसका आंसर है 72 मंथ। 72 मंथ। जैसे आपने रिटर्न फाइल की, आपकी जो भी रिटर्न फाइल करने की तारीख है, वहाँ से लेके आपको 6 साल तक आपको अपने अकाउंट्स संभाल के रखने हैं, डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई केस चल रहा है, कोई अपील है, रिट फाइल हो रखी है, या कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जब तक वो मामला निपट नहीं जाता, ठीक है, तो जब भी वो मामला निपटेगा उसमें आप 1 साल और जोड़ दो। निपटने के 1 साल बाद तक आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने पड़ेंगे। जनरल रूल 6 साल का है कि आपको रिटर्न फाइल करने की तारीख से लेके 6 साल तक 6 साल तक आपको डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं, प्रिजर्व करके रखने हैं। होप वीडियो आपको सही लगा होगा, यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। मैं आगे भी और काफ़ी सारे वीडियोस बनाता ही रहूँगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जॉब लगने तक तो कर ही सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।